धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। दोस्तों मित्रों, आज हम लोग जो है मॉडल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। पीछे के जो प्रश्न पत्र अपन ने पढ़ लिए, जितने भी आपके पुराने प्रश्न पत्र थे उन सब पर अपन ने चर्चा की। परीक्षा पर आधारित जो मॉडल पेपर है दोस्तों, वो मॉडल पेपर को मैं लेकर के आया हूँ। तो आइएगा अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो गद्यांश आया है। क्या दे रखा है गद्यांश में? स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत। जो स्वामी केशवानंद थे उनका जन्म पौष महीने में विक्रम संवत 1940 1883 ईस्वी को राजस्थान के सीकर जनपद में मगलूणा ग्राम में हुआ था। अस्य पितुः नाम ठाकुर सिंह ढाका इति मातु च नाम सारा इत्यासित। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम साराबाई था। बाल्ये केशवानंद से नाम बीरमा इत्यासित। बाल्यकाल में जो केशवानंद है इनका नाम था दोस्तों बीरमा। यदा एष बाल सप्तवर्ष कल्प आसीत् तदेव उष्ट्रमेकम आश्रित्य रत्नगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन् अस्य पिता दिवंगत। जब ये बालक केशवानंद 7 साल का था तब एक ऊंट के सहारे से जो रत्नगढ़ स्थल पर उन्होंने जीवन यापन करते हुए उनके पिताजी का देहावसान हो गया। पितु प्रयाणात् प्रागेव विपिन्नताया श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्र मार्जनम इति एवं आदि भी कार्य यथा कथंचित कालयापनम कुर्वती। अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणात् इतोपि विपदाभिभूता अभवत। उच्यते ही सिद्धेषु अनर्था बहुली भवन्ति। इदानीं मातु संयोगाय बीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरभत। जिनके पिताजी का जब देहांत हो गया था तो इसकी जो माताजी थी उसने बहुत मुश्किलों से लोगों के घरों पर बर्तन जो है धो करके अपना जीवन यापन किया था, ठीक है ना। और फिर जो है बीरमा राम थे, बीरमा उन्होंने गायों को चराने के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किया और अपनी माता की सहायता की थी। तो आइएगा प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रागेव इत्यत्र संधि अस्ति। जो प्रागेव पद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण दोस्तों इष्टुत्व, इष्टुत्व, जसत्व या गुण संधि। जल्दी से बताइएगा। मेरे को यहाँ पर दोस्तों तीसरा अक्षर दिखाई दे रहा है, और तीसरा अक्षर कौन सी संधि में दिखाई देता है? इष्टुत्व, इष्टुत्व, जसत्व या गुण संधि? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तीसरा अक्षर कौन सी संधि में दिखाई देता है? इष्टुत्व में दिखाई देगा, इष्टुत्व में दिखाई देगा या जसत्व में दिखाई देगा? बहुत बढ़िया, जसत्व संधि। प्राक धन एव, प्राक धन एव। प्राक का जो क है उसकी जगह पर ग आदेश होगा और रूप बनेगा प्रागेव। जो जसत्व संधि है दोस्तों, जसत्व संधि का नियम होता है जलाम जसो अंते। जसत्व संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? जलाम जसो अंते। ये जलाम जसो अंते नियम क्या कहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि पद के अंत में यदि जल आए, जल का मतलब है मुख्य रूप से वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर या स स स ह, तो इन जलों के स्थान पर जस आदेश होता है। जस का मतलब है दोस्तों उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। जो भी अक्षर आया है उसको उसी का तीसरा कर दो। प्राय यहाँ पर पहला या चौथा अक्षर दिखाई देगा, उसको उसी का तीसरा अक्षर करना है। तीसरा मतलब ग, ज, ड, द, ब। जो भी अक्षर आया है, जिस भी क वर्ग है तो ग हो जाएगा, च वर्ग है तो ज हो जाएगा, ट वर्ग है तो ड हो जाएगा, त वर्ग है तो द हो जाएगा और प वर्ग होता तो ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क था तो क का तीसरा होता है ग, इसलिए हो जाएगा दोस्तों प्रागेव। और संधि कौन सी हो जाएगी कि सर यहाँ पर जसत्व संधि कर दीजिएगा। इसी तरह यदि आपको पूछ ले वाक धन ईस, तो क का तीसरा होता है दोस्तों ग, तो क ग में बदलेगा
और रू बन जाएगा वागीसः। इसी तरह पूछ ले जगत धन ईसः, तो त का तीसरा दोस्तों द होता है, त थ द, रू बन जाएगा जगदीशः। उसी लाइन का तीसरा करना है। इसी तरह पूछ दे अच धन अंतः, तो च का तीसरा ज होता है दोस्तों, तो हो जाएगा अजंतः, अजंतः। इसी तरह पूछ ले अप धन जह, तो प का तीसरा ब होता है, रू बन जाएगा अबजह। उसी लाइन का तीसरा अक्षर करना। कौन सी संधि कहलाती है कि सर वो जसत्व संधि कहलाएगी। फिर आइएगा आरब्धम इत्यत्र कह प्रत्यय। आरब्धम पद में कौन सा प्रत्यय, त, छत्री, ल्युट या यत प्रत्यय। आपके लिए मैं बता दूं, जो त होता है इसमें बचता है त, ट, ड, ध, न, ण, क, व या म। इनमें से कुछ भी दिखाई दे सकता है। छत्री प्रत्यय होगा तो दिखाई देगा अन, अत। हलंत होगा, ल्युट में दिखाई देगा दोस्तों अनम, और यत में दिखाई देता है य। अभी बताइएगा यहाँ आरब्धम पद में कौन सा प्रत्यय करें। ध दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा त प्रत्यय हो जाएगा। आ तो उपसर्ग हो गया और रब धातु हो गई, ये अंडर रूट किया, ये धातु का चिन्ह है, प्रत्यय हो जाएगा कत, त प्रत्यय, रू बनेगा आरब्धम। क्या रू बन जाएगा, आरब्धम। सूत्र होता है त तवतु निष्ठा, त तवतु निष्ठा। ये सूत्र कहता है कि त व तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। त व तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, और धातु से परे इनका प्रयोग होने पर दोस्तों भूतकालिक क्रिया का बोध होता है। भूतकालिक क्रिया का बोध होता है। त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाची और भाववाची में होता है, और तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाची में किया जाता है। सूत्र होता है निष्ठा। निष्ठा सूत्र के अनुसार धातु से परे इनका प्रयोग होने पर भूतकालिक क्रिया का बोध होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा त प्रत्यय। फिर आइएगा काल यापनम इत्यत्र कह समास। अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। काल यापनम कौन सा समास करेंगे। तत्पुरुष समास का उदाहरण है उत्तर पद प्रधान होता है। कालस्य यापनम इति काल यापनम, है ना। तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान। तो यहाँ पर क्योंकि अविभाव होता तो पूर्व पद में अव्यय आता, यहाँ पर अव्यय है नहीं, पूर्व पद में अव्यय। द्विगु होता तो पूर्व पद संख्यावाचक होता, पूर्व पद संख्यावाचक होता, और द्वंद्व होता तो या तो द्विवचन में आता या बहुवचन में आता। जो समस्त पद होता है वो द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होता, तो यहाँ होगा तत्पुरुष समास। फिर आइएगा मातु इत्यत्र काहा विभक्ति, चतुर्थी, द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी। जल्दी से बताइएगा। मातु जो मातृ शब्द है वो ऋकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है दोस्तों। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्या शब्द बनेगा, मातु। मातृ का ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। षष्ठी के एक वचन में रू बनता है दोस्तों मातु। षष्ठी विभक्ति एक वचन, रू बनता है दोस्तों मातु। क्या रू बनेगा, मातु। माता, मातरौ, मातरः, इस तरीके से रूप चढ़ेंगे। षष्ठी के एक वचन में क्या रूप लेकर के निष्पन्न हो जाएगा कि सर यहाँ पर रूप हो जाएगा मातु। बहुत अच्छे। फिर आइएगा आसीत इति पदम लिट लकार परिवर्तित। जो आसीत शब्द है दोस्तों अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसको बदलना है अस धातु लिट लकार
प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? अस्ति, भविष्यति, आसन या भविष्यन्ति। आसित जो शब्द है अस धातु होने अर्थ में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होता है दोस्तों आसित। इसी का अस धातु लिट लकार, इसका प्रयोग भविष्यत काल में होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा भविष्यति। क्या रूप बन जाएगा? भविष्यति। अस्ति बनता है दोस्तों लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति बनेगा। आसन बनेगा लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन में आसन बनता है। और ये लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन भविष्यन्ति, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहां पर आपका जो विकल्प बी है इसको लेकर के अपन सही करेंगे। कौन सा होगा? कि सर भविष्यति। फिर आइएगा व्यायाम पदे कति उपसर्गा सन्ति। जो व्यायाम पद आया इसमें कितने उपसर्ग है? एक, त्रय, द्वौ या चत्वारः। 1, 3, 2 या 4? जल्दी से बताइएगा। उपसर्गा क्रिया योगे, सूत्र कहता है कि क्रिया के साथ योग होने पर पर, परा इत्यादि 22 शब्दांशों की उपसर्ग संज्ञा होती है। मतलब संस्कृत में 22 उपसर्ग है। उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र के अनुसार क्रिया के साथ योग होने पर प्र, परा इत्यादि 22 शब्दांशों की उपसर्ग संज्ञा होती है। तथा यह सूत्र उपसर्ग संज्ञा का विधायक है। कुछ उपसर्ग संज्ञा का सूत्र क्या है? उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञा का विधायक है। और संस्कृत में 22 उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग है। द्वाविंशति ही उपसर्ग की संख्या पूछे तो आप करके आएंगे 22। तो इसमें दोस्तों 2 उपसर्ग है। बहुत बढ़िया। वी और आंग, कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से है? एक तो वी है, एक आंग है। आंग को मतलब आ, आंग को अपन आ भी कह सकते हैं। इन 2 उपसर्गों का दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है। वी और आंग, इन 2 उपसर्गों का प्रयोग इस व्यायाम पद में किया गया है। फिर आइएगा 33 इत्यस्य पदस्य संस्कृत रूपम भवति। जो 33 पद है इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? 63, 33, 33, 33, 33। 33 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 33 को ऐसे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तैतीस को जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 33 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया। 63, 63। देखिए दोस्तों, जो 30 होता है 30 को कहते हैं 63। क्या कहते हैं? 63। अब 30 में 3 जोड़ेंगे तो त्रय, विसर्ग होगा तो विसर्ग का स बनेगा, बन जाएगा 63, 63। 33 को कहेंगे 63, 63। और ये प्रश्न पूरा पूरा चांस है कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। 33 का जो होगा 63, 63 होगा। स आएगा दंत्य सकार बीच में कौन सा स आएगा? दंत्य सकार। तो 63, 63 लेकर के अपन सही करेंगे। फिर आइएगा, फिर आपका पद्यांश है दोस्तों। श्लोक दिया है, विद्या ददाति विनयम, विन्याद याति
पात्रताम। पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। जो विद्या है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्ति होती है, धन से धर्म और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न आया विद्या विनयम ददाति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिएगा। जो विद्या है विनय प्रदान करती है, विद्या विनम दीयते, विद्यया विनयम दीयते, विद्यया विनम विनयम दीयते, विद्यया विनम दीयते। जल्दी से बताइएगा। विद्या विनयम ददाति कर्तृवाच्य का वाक्य है दोस्तों। विद्या विनयम ददाति, विद्या कर्ता है, विनय कर्म है, ददाति क्रिया है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया ही कर्ता के अनुसार। जब इसको दोस्तों कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, तो विद्या का हो जाएगा विद्यया। विनियम का प्रथमा में भी विनियम ही होगा, विनियम। और ददाति बदलेगा दीयते में, ददाति बदलेगा दीयते में, तो हो जाएगा विद्यया विनयम दीयते। आपका बी विकल्प लेकर के सही हो जाएगा विद्यया। कर्मवाच्य का जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा व क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया का जो पुरुष और वचन है वो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। क्रिया किसके अनुसार होती है कि सर कर्म के अनुसार होती है। तो विद्या जैसे लता शब्द होता है, लता का तीसरा में लतया होता है, रमा का रमिया होता है, इसी तरह विद्या का हो जाएगा विद्यया, तृतीया का एक वचन। फिर आइएगा याति पदे कह धातु, याति पद में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ जाना है, या य यत या यात। जल्दी से बताइएगा याति पद में कौन सी धातु आई है दोस्तों। याति पद में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, या धातु, यह धातु, यत धातु या यात धातु, जिसका अर्थ गमन होता है। जाना अर्थ में कौन सी प्रयुक्त धातु प्रयुक्त होती है। एक तो गम धातु भी आती है जाना अर्थ में, एक या धातु आती है, या धातु है ना। याति में या धातु है जिसका अर्थ है जाना। याति में या धातु है जिसका अर्थ है जाना। इसका अर्थ क्या है, जाना। तो धातु से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर आइएगा पात्रत्वाद पदे विभक्ति निर्णयम कुरुत। पात्रत्वाद पद में कौन सी विभक्ति आई है, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी या तृतीया। सरल सा प्रश्न दिया है। पात्र मूल रूप से शब्द है, अंत में द या त, कौन सी विभक्ति के एक वचन में दिखाई देता है दोस्तों। पात्रत्वाद कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पात्रत्वाद पद में अंत में द या त कौन सी विभक्ति में आता है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में। बहुत बढ़िया। पात्र मूल रूप से शब्द है, पात्र शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में पात्रत्वाद रूप निष्पन्न होता है। पंचमी विभक्ति के जो प्रत्यय होते हैं घसी ब्याम व्यस, सुऔजस अमोत्सस टाभ्याम बीस गे ब्याम व्यस, घसी ब्याम व्यस।
शब्द रूप बनाएंगे तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी, द्विवचन में व्याम और बहुवचन में बेस का प्रयोग होता है। फिर आइएगा आपनोति पदे लकार से निर्णयम करो। आपनोति पद में दोस्तों किस लकार का प्रयोग हुआ है? लंग, लोट, लट या लिट लकार। आपनोति पद में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? आप धातु है, बहुत बढ़िया, धातु तो आप हो गई। लकार कौन सा है? लंग है, लोट है, लट है या लिट है? मेरे को यहाँ पर अंत में ती दिखाई दे रहा है, जैसे पटती, पटता, पटंती होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये ती, तह, अंति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और ती कौन से लकार में दिखाई देगा? जल्दी से बताइएगा। ती, अंत में ती कौन से लकार में दिखाई देता है? जल्दी से उत्तर दे। अंत में ती दिखाई देता है दोस्तों लट लकार में, है ना। आप धातु, लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में आपनोति रूप बनता है। लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में दोस्तों कौन सा बनेगा? आपनोति रूप लेकर के निष्पन्न होगा। फिर आइएगा उत्कृष्ट दिवाली धमाका, ट्रिपल धमाका दोस्तों 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष ऐप के शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और इसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स दोस्तों आपको एकदम फ्री दिया जा रहा है। कहां से कहां तक? 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक। तारीख मत भूलिएगा दोस्तों, केवल 3 नवंबर तक है। फिर आइएगा उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज ले लें दोस्तों, वहां भी आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है दोस्तों। भले आप आरपीएसटी फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर की लें, आप नोट सेट की लें, आप रीट की लें, आप आरआरबी की लें, आप पशु परिचर की लें, किसी भी की आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो 90% तक का दोस्तों डिस्काउंट आपको 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मिलेगा। फिर आइएगा उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। उत्कर्ष बुकशाला की वर्क जो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पुस्तकों पर 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है दोस्तों। आप भले व्याख्याता इंग्लिश की बुक लें, आप सेकंड ग्रेड अर्थव्यवस्था की बुक लें, आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बुक लें, आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की बुक लें, या आप थर्ड ग्रेड लेवल द्वितीय हिंदी की बुक लें, सब पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट। कहां तक? 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इसके बाद दोस्तों नहीं मिलेगा। उत्कर्ष बुकशाला की रीट की पुस्तकों पर भी दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप भले रीट गणित विज्ञान की किताब लें, सामाजिक अध्ययन की लें, तो आपको कहां तक मिलेगा? 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है मित्रों। और रीट की पुस्तकों पर पुनः 80% डिस्काउंट। कौन सी पुस्तकें हैं? कि टीचिंग मेथड्स की पुस्तक है। आप इंग्लिश की लें, आप संस्कृत की लें, आप लेवल फर्स्ट की लें, आप विज्ञान शिक्षण की लें, हिंदी की शिक्षण, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, सभी पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट 24 अक्टूबर से 3 नवंबर। तारीख मत भूलिएगा दोस्तों। फिर आइएगा संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रस्वत फले, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय व उपमान में भेद होने पर भी यदि कवि समानता के कारण काल्पनिक अभेद कर देता है, वहां दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। लक्षण होता है तद रूपकम अभेदो यह उपमानो उपमे ययोः
लक्षण क्या कहता है? लक्षण के अनुसार जहां उपमान व उपमेय में भेद होने पर भी समानता के कारण यदि कवि काल्पनिक अभेद कर देता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधे लक्षणों से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए अलंकारों के जो लक्षण हैं वो भी आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है ना? फिर आइएगा, चित्वा पदे कह प्रत्यय, सरल सा प्रश्न दे दिया। त्वा दिख रहा है, अब लेप है, ल्यूट है, त्वा है या कत्वा है, जल्दी से बताइएगा। चित्वा में प्रत्यय पूछा जा रहा है, सीधा सीधा यही दिख रहा है कि कौन सा प्रत्यय है। कर के अर्थ जो प्रयुक्त होता है पूर्व कालवाचक धातुओं से परे प्रयुक्त होता है, क्योंकि लेप में यह दिखाई देगा। लेप में क्या होगा? उपसर्ग होगा, फिर धातु होगी और फिर यह दिखाई देता है। ल्यूट में अनम दिखाई देता है। त्वा नाम का कोई प्रत्यय है ही नहीं। कत्वा में त्वा दिखाई देता है, तो यहां पर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ची धातु त्वा प्रत्यय, रू बनेगा चीत्वा। कत्वा में त्वा, त्वा, ध्वा या ध्वा शेष दिखाई देता है ना? और कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में पूर्व कालवाची धातु से परे प्रयुक्त होता है। समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। कर्तव्य प्रत्यांत पद दोस्तों अव्यय होते हैं। कर्तव्य प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं और अव्ययों के कभी रूप नहीं चलते। कर्तव्य प्रत्ययांत पद अव्यय होते हैं। त्वा तोसुन कसुनः के नियम से त्वा प्रत्यांत पद अव्यय होंगे। अब ये चीतवा चीतवा ही रहेगा, चीतवा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आइएगा, समुचितम पदे का उपसर्ग। समुचितम पद में उपसर्ग कौन सा है? स, सम, सम, समु। इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा, पता चल जाएगा समुचितम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। समुचित का मतलब है पर्याप्त, मतलब सही। समुचित का मतलब है पर्याप्त। पर्याप्त या अपन कह सकते हैं सही। समधन उचितम, बहुत ही बढ़िया। सम उपसर्ग है, म हलंत होगा। सम धन उचितम जोड़ोगे तो म में ऊ की मात्रा आ जाएगी और रू बन जाएगा दोस्तों समुचितम। क्या 22 उपसर्ग है। उपसर्ग कितने हैं? 22। 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहले तो यही पता होना चाहिए कि सर 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति,
सु, उद, प्रति, परि, अभि और उप। इस तरीके से उपसर्गों की संख्या कितनी है कि सर 22 है। संख्या भी पूछ ले तो द्वाविंशति ही, संस्कृत में कहेंगे तो क्या कहेंगे, द्वाविंशति ही, द्वाविंशति। कौन कौन से हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, प्रति, परि, अभि और उप। तो समुचितम पद में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर आइएगा, पाणिनीय शिक्षायाम स्वराणाम संख्या अस्ति। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। प्रश्न अच्छे से रीड कीजिएगा, स्वरों की संख्या पूछ रहा है। 33, 34, 21, 22, 63, 64, 42, 44। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। स्वरों की संख्या दोस्तों 21 या 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 21 या 22। जो पाणिनीय शिक्षा है, एक शिक्षा ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि ने लिखा था। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 है। व्यंजनों की संख्या 42 है तथा कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 है। कुल वर्ण पूछे तो 63 या 64 है। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। अ, आ, ई, ई, उ, री, ए या इलरी भी लिख देते हैं। जो लरी है, लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है और लरी प्लुत माना जाता है। फिर ए, ओ, आई, और औ, ए आई ओ का जो है ह्रस्व रूप नहीं होता है। तो यहाँ आइएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो ह्रस्व हो गए, 8 दीर्घ हो गए और 8 या 9 प्लुत हो गए। प्लुत लरी को मानते तो 9 होंगे, अन्यथा 8 होंगे। तो इस तरीके से जो स्वर है वो कितने माने गए हैं, 21 या 22। स्वर कितने हो जाएंगे, 21 या 22। प्लुत लरी को मानेंगे तब तो 22 होंगे, प्लुत लरी को नहीं मानते तो हो जाएंगे 21। ठीक है ना। और व्यंजन स्पर्श वर्ण है 25, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, 4 यम वर्ण, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 2 पराश्रित वर्ण और 1 दुस्पष्ट वर्ण। इस तरीके से 42 दोस्तों आपके व्यंजन माने गए। 21 से 22 तो स्वर हो जाएंगे, 42 व्यंजन हो जाएंगे। कुल वर्ण पूछे तो हो जाएंगे 63 या 64। 63 चतुष्षष्टि व वर्णाः शंभुमते मता। 63 या 64 जो है वर्ण माने गए हैं। फिर आइएगा, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान भवते। किस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। किस समास में उत्तर पद, किस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। उत्तर पद प्रधान, प्रायेण उत्तर पद प्रधान
तत्पुरुषः तृतीयः। बहुत अच्छे। अविभाव होता है दोस्तों पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद में अव्यय आएगा और उस अव्यय के अर्थ की प्रधानता। द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधान। जितना पूर्व पद होगा उतना ही उत्तर पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान। ना तो पूर्व पद होगा ना उत्तर पद होगा, बल्कि किसी तीसरे ही पद के अर्थ की प्रधानता। और उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कहा जाता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे अपने कहा राज्ञः पुरुषः गच्छति। राजा का पुरुष जाता है, तो यहाँ गच्छति क्रिया के साथ कौन अन्वित हो रहा है सर? कि उत्तर पद पुरुष हो रहा है। तो राज्ञः पुरुष क्या बनता है? राजपुरुष। राज्ञः पुरुष क्या बनेगा? राजपुरुष। तो यहाँ गच्छति क्रिया के साथ चूंकि पुरुष हो रहा है, पुरुष है उत्तर पद, इसलिए जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों उसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता मानी जाती है। पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद है। पहला होता है अविभाव पूर्व पदार्थ प्रधान, दूसरा होता है तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान, तीसरा हो जाएगा बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान, और चौथा हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधान। फिर आइएगा विद्यालय से वार्षिक उत्सव मध्याह्न 12:30 6 पर्यंतम भवति। अब इसको 12:30 को और 6 को संस्कृत में दोस्तों क्या कहेंगे? सार्ध द्वादश वादनतः षड्वादन, द्वादश वादन, सार्ध षड्वादन, सार्ध 10 वादन, षड्वादन, 10 वादन, सार्ध षड्वादन। जल्दी से बताइएगा, गणित से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया। 12:30 को कहते हैं सार्ध द्वादश वादन, 6 को कहेंगे षड वादन। देखिए सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध, पौने को कहते हैं पादौन, बजे को कहते हैं वादन, वादनम। क्या कहते हैं? वादन। चूंकि सेंटेंस में आया है इसलिए आ जाएगा पंचमी विभक्ति सार्ध द्वादश वादनतः षड वादन पर्यंतम। 6 को कहते हैं षड वादन, 6 बजे को कहते हैं षड वादनम, 6 बजे षड वादनम। सीधा सीधा पूछा जाता तो वादनम आता, और सेंटेंस में आ गया तो आ जाएगा पर्यंतम। सार्ध द्वादश वादनतः षड वादन पर्यंतम। विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव है वो दोपहर 12:30 से 6 बजे तक होता है। फिर आइएगा संस्कृत भाषायाम अनुक्त कर्मणि विभक्ति ही भवति। संस्कृत भाषा में अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? अनुक्त कर्म में उक्ते तो प्रथमायो, उक्त में तो हमेशा दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। ये पूछ रहा है अनुक्त कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। अनुक्त कर्म में उक्त होता है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिसके अनुसार किया जाता है वो कारक उक्त होता है, और बाकी सभी कारक अनुक्त होते हैं। एक वाक्य में एक कारक उक्त होता है, और उक्ते तु प्रथमा, उस उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में मित्रों द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति।
सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते तु प्रथमा एव, उक्ते तु प्रथमा एव। अब उक्त क्या होता है? वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिस कारक के अनुसार होता है वो उक्त होता है। वाक्य में कर्ता के अनुसार होगा तो कर्ता, कर्म के अनुसार होगा तो कर्म। क्रिया का प्रयोग जिस कारक के अनुसार होता है वह उक्त होता है। एक वाक्य में एक कारक उक्त होता है। एक वाक्य में एक कारक उक्त होता है, अन्य सभी अनुक्त होते हैं। अन्य सभी कारक अनुक्त होते हैं। उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। भले उक्त कर्ता है, उक्त कर्म है, उक्त करण है, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते तु प्रथमा एव। कैसे? जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते दोस्तों, मैंने कहा रामः ग्रामम गच्छति। राम गांव जाता है। राम गांव जाता है तो राम यहाँ करता है क्योंकि गांव कौन जा रहा है? राम जा रहा है। गांव कर्म है क्योंकि गांव उसको अच्छा लग रहा है, और जाना क्रिया है, गमन क्रिया है। अभी गच्छति का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है दोस्तों? राम के अनुसार हुआ है, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में आई है तो राम है वो कर्ता हो गया उक्त, क्योंकि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार उक्त। यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा। तो ये कर्म अपने आप अनुक्त हो गया, क्योंकि एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होता है तो कर्म हो गया अनुक्त, और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का प्रयोग जिस कारक के अनुसार होता है वो कारक उक्त होता है। एक वाक्य में एक उक्त होगा, अन्य सभी अनुक्त होंगे, और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर आइएगा छ वर्ण संयोजनम भवति। छ वर्ण में कौन कौन से अक्षर है? श क श क च। जल्दी से बताइएगा। श, क्षत्रिय वाला जो श है वो दोस्तों कैसे बना है? क्षत्रिय वाला श किस किस के संयुक्त अक्षर है ना? संयोग संज्ञा हुई दोनों की, संयुक्त अक्षर है। श कैसे बनता है? क और श से। क और श से। जो श, त्र, ज्य, श्र, द्य ये संयुक्त अक्षर है। श बनेगा क, स, अ। त्र बनता है त, र, अ। ज्य बनता है ज, य, अ। स्र बनता है स, र, अ। द्य बनता है द, य, अ। चूंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलके बने हैं इसलिए इनको दोस्तों संयुक्त अक्षर कहते हैं। सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग।
अचों के व्यवधान से रहित जो हलत समुदाय होता है उस हलत समुदाय की संयोग संज्ञा होती है, और संयोग संज्ञा से युक्त अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयोग संज्ञा हमेशा दो या दो से अधिक व्यंजनों में होगी, बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक व्यंजन रेगुलर आ रहे हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होगी, और संयोग संज्ञा होते ही दोस्तों वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। कैसा अक्षर कहलाएगा कि सर वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। फिर आइएगा, येषु कोयम त्रिमुनिषु नास्ति, निम्नलिखित में से कौन त्रिमुनियों में नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, कालिदास या पतंजलि। त्रिमुनि परंपरा में तीन मुनि प्रसिद्ध है ना। त्रिमुनि जो परंपरा है, त्रिमुनि परंपरा में तीन मुनि प्रसिद्ध है। तीन मुनि प्रसिद्ध है, कौन कौन है? और इन्होंने जो भी किताबें लिखी उसे कहते हैं तदुक्ति। तदुक्ति का मतलब तेसाम उक्ति ही थी, तदुक्ति ही, तेसाम उक्ति ही। पहला कवि था पाणिनि त्रिमुनियों में, दूसरा था कात्यायन जिसको वररुचि भी कहते हैं, और तीसरे थे दोस्तों पतंजलि। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, 8 अध्याय और 32 पाद। कात्यायन ने लिखे थे दोस्तों वार्तिक। पतंजलि ने लिखा था व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य। तो यहाँ कौन नहीं है? सर कालिदास नहीं है। कौन सा नहीं है? कालिदास नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी में दोस्तों सूत्र थे। कात्यायन ने वार्तिक लिखे, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भाष्यकार। पूछे सूत्रकार कौन है? सूत्रकार मतलब सूत्रों की रचना करने वाले, तो है पाणिनि। वार्तिककार पूछे, वार्तिकों के रचनाकार कौन है? सर कात्यायन। पूछे भाष्यकार कौन है? किसने व्याकरण महाभाष्य लिखा था? सर पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ने। इस तरीके से आपको याद रखना। तो यहाँ पर आपका जो सी विकल्प है कि सर कालिदास त्रिमुनियों में नहीं है। फिर आइएगा, दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोगम क्रियते। दृश्य जो सहायक साधन है दोस्तों, किसका प्रयोग? शुद्ध लेखन के लिए, उच्चारण के लिए, उभयों का मतलब होता है उपयुक्त दोनों के लिए या पठन के लिए। दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शुद्ध लेखन के लिए, उच्चारण के लिए, दोनों के लिए। जल्दी से बताइएगा, दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जहां पर उभयोग दिया है तो वहां 90% तो चांस उभयोग के ही बनेंगे कि उपयुक्त दोनों। शुद्ध लेखन और उच्चारण हेतु दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध लेखन व उच्चारण हेतु दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने लायक है। शुद्ध लेखन और उच्चारण के लिए जो है दृश्य सहायक साधनों का मित्रों प्रयोग किया जाता है। फिर आइएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है चर्चा, परिचर्चा, कविता पाठ, कथा कथन या उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी डी विकल्प आया है, उपयुक्त सभी। तो 90% चांस तो किसके बनेंगे दोस्तों? उपयुक्त सभी के ही बनेंगे। सर्वे, चर्चा, परिचर्चा, कथा कथन, कविता पाठ, ये तीनों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। चर्चा, परिचर्चा, ये थे सर्वे। चर्चा,
परिचर्चा, कथा कथन, कविता पाठ, ये तीनों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। आपके तो दोस्तों रीट में तो शिक्षण वीडियो के जो प्रश्न है बहुत ही सरल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो सीटेट का एग्जाम होता है वहां पर शिक्षण वीडियो के प्रश्न बहुत ही लेवल के पूछे जाते हैं। आपके तो रीट में तो बहुत इजी से प्रश्न रहते हैं शिक्षण वीडियो के, इतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। प्रत्यक्ष विधि या परम नाम किम, जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों उसका दूसरा नाम क्या है? निर्बाध विधि, वार्तालाप विधि, संयुक्त विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रश्न भी लगभग दोस्तों परीक्षाओं में आना तय ही है। किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष विधि का जो प्रश्न है हर परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। इसका निर्बाध का मतलब है बिना बाधा के। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रवर्तक वीपी बोकिल थे। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी बोकिल, और जो दूसरा नाम है वो है इसका निर्बाध विधि। प्रत्यक्ष विधि का दोस्तों जो दूसरा नाम है वो क्या है? निर्बाध विधि है। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम निर्बाध विधि है। निर्बाध का मतलब है दोस्तों बिना बाधा के, बिना बाधा के। फिर आइएगा प्राथमिक स्तरे रचना शिक्षण से करते उपयुक्तो विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रबोधन, अनुवाद, निरीक्षण या चित्र विधि। प्राथमिक स्तर बालकों को किसी रचना संबंधी विषय का ज्ञान यदि देना है तो उन्हें किसके द्वारा उत्तम ज्ञान दिया जा सकता है? कौन सी विधि के द्वारा? प्राथमिक स्तर पर बालकों को प्राथमिक स्तर पर बालकों को किसी रचना संबंधी जो विषय है दोस्तों, विषय का ज्ञान यदि देना है तो यदि देना है तो कौन सी विधि आएगी? उन्हें चित्र विधि के द्वारा उत्तम ज्ञान दिया जा सकता है। बहुत अच्छे। उन्हें चित्र विधि द्वारा उत्तम ज्ञान दिया जा सकता है। चित्र विधि के द्वारा उन्हें उत्तम ज्ञान दिया जा सकता है। तो यहाँ आपका विकल्प डी सही होगा दोस्तों, चित्र विधि। कौन सी विधि हो जाएगी कि सर यहाँ पर चित्र विधि कर दीजिए। यहाँ इस चित्र विधि का भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी उपयोगी विधि होगी? तो आप करके आएंगे दोस्तों चित्र विधि। फिर आइएगा प्रस्तावना प्रश्नानाम मूल आधार वर्तते। प्रस्तावना प्रश्नों का मूल आधार क्या है? समस्या प्रश्न, विषय प्रवेश, पूर्व ज्ञान प्राप्ति, न किमपि। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, जो प्रारंभिक प्रश्न होते हैं, उनका मूल आधार क्या होता है? प्रस्तावना हेतु उपयोग किए गए प्रश्नों का प्रस्तावना हेतु उपयोग किए गए प्रश्नों का जो मूल उद्देश्य है वो दोस्तों क्या होता है? खूब सारा आपने बीएड में पढ़ा, आपने एसटीसी में पढ़ा। छात्रों के मस्तिष्क में व्याप्त ज्ञान से है। पूर्व ज्ञान प्राप्ति,
छात्रों के मस्तिष्क में व्याप्त ज्ञान से हैं। पूर्व ज्ञान को जो है नवीन ज्ञान से जोड़ना है ना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या क्या विद्यार्थी को है, इसकी जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। और अंतिम में जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वो प्रस्तावना ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 प्रश्नों में आपको लेकर के आपका टॉपिक बताना है कि किस विषय पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। फिर आइएगा, श्यामपट्ट प्रश्न लेखन समय श्यामपट्ट भवेत्। श्यामपट्ट मतलब बोर्ड पर लिखते समय जो श्यामपट्ट शिक्षक के किस ओर होना चाहिए, अध्यापकस्य दक्षिण पार्श्वे, अध्यापकस्य वाम पार्श्वे, अध्यापकस्य पुरस्तात् कुत्रापि भवेत्। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक के श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक के किस ओर होना चाहिए, वाम भाग अर्थात लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की तरफ श्यामपट्ट होना चाहिए। वाम भाग अर्थात बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड की तरफ श्यामपट्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। 45 डिग्री का कोण बनाना है। कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का, ये भी ध्यान रखिएगा। कोण बनता है 45 डिग्री का। अध्यापकस्य वाम पार्श्वे, अध्यापक के लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ जो है वो ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। फिर आइएगा, पाठ योजना भवति। पाठ योजना होती है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या सभी। अब मैंने अभी बताया यदि ऑप्शन में सर्वे आया है तो 90% तो चांस उसी सर्वे के ही होंगे, है ना। सभी पाठ योजनाएं एक शिक्षण कार्य में कार्य करती है जिससे छात्रों को समुचित ज्ञान मिल सके। उपयुक्त सभी पाठ योजनाएं उपयुक्त सभी जो पाठ योजनाएं हैं शिक्षण कार्य में समुचित कार्य करती है ना, शिक्षण कार्य में कार्य करती है जिससे छात्रों को समुचित ज्ञान मिल सके। यहाँ पर तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दैनिक भी होती है पाठ योजना साप्ताहिक भी होती है, पाठ योजना मासिक भी होती है। जब अपन दैनिक डायरी भरते हैं, जब भी आप स्कूलों में, आप प्राइवेट जा रहे हैं या आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको एक दैनिक डायरी दी जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको जो पाठ योजना है आपकी साप्ताहिक क्या रहेगी और आपका जो वार्षिक प्लान है वो क्या रहेगा वो उसमें नोट करना होता है। फिर रोज का रोज अपन डायरी भरते हैं कि आज अपन लोगों ने क्या पढ़ाया है। फिर आइएगा, का नाम है शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा एकम पुस्तकम ज्ञानम अनुभवश्च एकम वस्तु या शिक्षक अधीना। शिक्षा किसे कहोगे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ज्ञान और अनुभव का नाम शिक्षा है। बहुत ही बढ़िया। ज्ञान और अनुभव का नाम शिक्षा है। ज्ञान और अनुभव का नाम ही क्या है दोस्तों, शिक्षा है। और इन्हें प्राप्त करके शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इन्हें प्राप्त करके शिक्षा के उद्देश्यों को
पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। ज्ञान और अनुभव, ये भी प्रश्न दोस्तों कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम, त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान आद्यम, अनिवार्यम, वैकल्पिकम नास्त्यव। त्रिभाषा क्षेत्रीय शिक्षण प्रणाली में संस्कृत भाषा को कौन सा स्थान दिया गया? तीसरा स्थान दिया गया है। तृतीय स्थान देकर वैकल्पिक स्थान दिया है। ये छात्र की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस विषय को चुने या नहीं चुने, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा वैकल्पिकम। तो त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्रीय शिक्षण प्रणाली में त्रिभाषा सूत्रीय जो शिक्षण प्रणाली है दोस्तों, उस शिक्षण प्रणाली में संस्कृत भाषा को तृतीय स्थान देकर संस्कृत भाषा को तीसरा स्थान दिया गया है और वैकल्पिक विषय माना गया है। कैसा विषय माना गया है? वैकल्पिक स्थान दिया है। इसे वैकल्पिक स्थान दिया है। वो छात्र की इच्छा पर निर्भर करेगा, या छात्र की इच्छा पर है कि वह विषय चुने अथवा नहीं। यह छात्र की इच्छा पर है कि वह विषय चुने या नहीं, छात्र की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी विकल्प होगा वैकल्पिक स्थान। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान अनुगुणम कक्षायाम छात्राः कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति। मनोविज्ञान के अनुसार जो कक्षा में दोस्तों छात्र कैसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्रिया भी, श्रवणात्, अनुकरणात् या लेखनात्? जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा छात्र अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं? किसके द्वारा छात्र अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं? क्रिया के द्वारा। बहुत अच्छे, छात्र क्रिया द्वारा अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रिया भी, छात्र क्रिया द्वारा अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अभ्यास के द्वारा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्रिया या अभ्यास के द्वारा किसी भी विषय में दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि क्रिया या अभ्यास के द्वारा ही किसी भी विषय में दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन विकल्प ए सही करेंगे क्रिया के द्वारा। और इसी भी प्रश्न के दोस्तों पूरे चांसेज है ये जो प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये तो दोस्तों एक अच्छे से मॉडल पेपर पर अपन ने चर्चा की थी। कल दोस्तों अपन जो नेक्स्ट मॉडल पेपर है एक और प्रश्न पत्र पर मित्रों अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।